वेलकम टू टेक्नो एलसीडीसी। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा है पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए, पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स का प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स। तो उसी में हम आज पढ़ेंगे हुक्स लॉ एंड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ चुका है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, इलास्टिसिटी, इलास्टिक लिमिट एंड स्ट्रेंस और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। यदि आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिए, जो बहुत ज़्यादा आईएमपी और हेल्पफुल है आपके लिए। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हुक्स लॉ। तो स्टार्ट करते हैं हुक्स लॉ से। सॉरी, कल की वीडियो में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो वीडियो वहाँ पर एंड हो गया था, तो उसी के आगे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे हुक्स लॉ। तो कंटिन्यू देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हुक्स लॉ क्या है? एक रिलेशन है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। हमने स्ट्रेस पढ़ चुका है, स्ट्रेन पढ़ चुकी है। तो कैसे आया हुक्स लॉ देखते हैं। तो जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट सर रॉबर्ट हुक ने 1660 में ब्रिटिश साइंटिस्ट सर रॉबर्ट हुक ने 1660 में 1660 में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक रिलेशन स्टेबलाइज किया, या रिलेशन स्थापित किया, या संबंध स्थापित किया। इसी को हुक का नियम कहते हैं या हुक्स लॉ कहते हैं। तो ये क्या था, ध्यान से देखें। तो इस लॉ की थ्योरी कहती है इलास्टिक लिमिट के अंदर इलास्टिक इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी पदार्थ का स्ट्रेस, उसमें उत्पन्न स्ट्रेन, या किसी भी मटेरियल का स्ट्रेस प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल समानुपाती होता है किसके? विकृति के। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है, प्रतिबल को हम लिखते हैं सिग्मा से, उसको लिखते हैं ई से। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसे कहते हैं कैपिटल ई। ठीक है, तो यहाँ से कैपिटल ई की वैल्यू निकाले तो होगा सिग्मा अपॉन ई। तो आप देख सकते हैं यो यहाँ पे कैपिटल ई आया, इसका नाम होता है, कई जगह पे इसको गामा भी लिखा जाएगा, बाय भी लिखा जाएगा, तो सेम है। तो ई इज इक्वल टू होता है प्रत्यास्थता गुणांक या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको बोल सकते हैं, हाँ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो ये होता है हमारा क्या, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कैसे? फिर से कि 1660 में ब्रिटिश साइंटिस्ट सर रॉबर्ट हुक ने एक नियम प्रतिपादन किया, या प्रतिबल और विकृति के बीच में एक रिलेशन स्टेबलाइज किया। इस नियम के अनुसार इलास्टिक लिमिट के अंदर जब किसी वस्तु पर बल फोर्स लगाया जाता है, या किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, तो उसमें उत्पन्न प्रतिबल उस वस्तु में उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है या प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है ई, और ई को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है, या हुक कांस्टेंट भी कहा जाता है। इसे हुक कांस्टेंट भी कहा जाता है। अब बात आती है इस प्रत्यास्थता गुणांक की, किसकी? प्रत्यास्थता गुणांक की बात आती है, या इलास्टिसिटी कांस्टेंट की बात आती है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, तो आप देखेंगे यूनिट ऑफ ई लिख लेते हैं, यूनिट ऑफ ई। तो कैपिटल ई की यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सिग्मा है। स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो यूनिट स्ट्रेस की होती है वही यूनिट ई की भी होती है। तो ई की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ई की स्मॉल ई की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि स्ट्रेन यूनिटलेस क्वांटिटी है, पढ़ा है हमने। स्ट्रेस की यूनिट है, तो जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वही किसकी यूनिट होगी, कैपिटल ई की होगी। तो हम देख सकते हैं यूनिट ऑफ ई क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये होता है हमारा हुक्स लॉ का छोटा सा डेरिवेशन और स्टेटमेंट कंप्लीट। आप याद रखें, ये आया हुआ है 4 नंबर पे 2019 के फिजिक्स के पेपर पर। तो आपको इसको अच्छे से याद नहीं करना, बहुत ईजी है और बहुत सिंपल है। सबसे पहले लिखना है कब उसका इन्वेंशन हुआ, 1660 में ब्रिटिश साइंटिस्ट सर रॉबर्ट हुक ने किया। फिर इसका स्टेटमेंट लिख देंगे। स्टेटमेंट कहता है कि जब किसी वस्तु पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाता है इलास्टिक लिमिट के अंदर, तो उसमें उत्पन्न प्रतिबल उस पर उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है, ये देख लेंगे। और समानुपाती साइन लाएंगे, ई आएगा, ई को क्या कहते हैं लिख देंगे, उसकी यूनिट बता देंगे। ये आ गई हमारी वैल्यू।
अब यदि पूछ ले आपसे कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा या डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो स्ट्रेस का होता है, एम एल टी इनवर्स टू। जो स्ट्रेस का होता है वही इसका भी क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो ये इतना सा है और बहुत ईजी सा टॉपिक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा ये। चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। इसी में एक टॉपिक है जो हुक्स लॉ से ही रिलेशन रखता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। बहुत आईएमपी है, इसको ध्यान से समझें। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या प्रतिबल विकृति डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम क्या होता है, इसमें एक एक्सिस मतलब इसमें प्रतिबल को काउंट करते हैं या स्ट्रेस लिख सकते हैं सिग्मा, और इसमें लेते हैं विकृति या स्ट्रेन। क्योंकि ये प्रतिबल विकृति है तो प्रतिबल विकृति लेंगे दोनों एक्सिस में, एक एक्सिस में लेंगे प्रतिबल, एक में लेंगे विकृति, ले लिया हमने। इसके बीच में ये डायग्राम बनता है। ये बन रहा है माइल्ड स्टील के लिए, माइल्ड स्टील के लिए ये डायग्राम, या ऐसा जो सॉफ्ट मेटल्स होती हैं उनके लिए ये डायग्राम यूज़ होता है। क्यों होता है हम बताते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स रहेंगे जिनको हमको लिखना रहता है, उसी के माध्यम से या उसी के द्वारा समझाना पड़ता है स्ट्रेस स्ट्रेन को। तो पहला पॉइंट, दूसरा, इसको लिख देते हैं ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स के बारे में लिखेंगे। पहले तो आप देखें, जब हम ओ से ए तक का कैलकुलेशन करते हैं, यदि हम हुक्स लॉ से पढ़ें, हुक्स लॉ से देखें, तो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई है। जितना सिग्मा बढ़ेगा उतना ही ई बढ़ेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन दर्शाती है कि जितना सिग्मा बढ़ता है उतना ही, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, जितना सिग्मा बढ़ रहा है उतना ही ई बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं जितना सिग्मा बढ़ेगा उतना ही ई बढ़ रहा है, मतलब जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना स्ट्रेन। तो हुक्स लॉ यहाँ तक वैलिड है, कहाँ तक, ए तक। ए तक हुक्स लॉ वैलिड है, मतलब हमने पढ़ा है हुक्स लॉ किसके अंदर रहता है, इलास्टिक लिमिट के। जब इलास्टिक लिमिट के अंदर हुक्स लॉ है तो ओ से ए तक की लिमिट को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट। इस लिमिट के अंदर यदि मैं मेटल माइल्ड स्टील की बात कर रहे हैं, यदि मैं इस लिमिट तक फोर्स लगाऊं या स्ट्रेस बढ़ाऊं और यदि इसको वापस छोड़ दूंगा तो अपनी इनिशियल कंडीशन में आ सकता है, क्योंकि ये किसके अंदर है, इलास्टिक लिमिट के अंदर है। ओ से ए को क्या कहेंगे, इलास्टिक लिमिट कहेंगे। इलास्टिक लिमिट वह लिमिट होती है जिसके अंदर सभी पदार्थ क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट ए पर। पॉइंट ए क्या करेगा, हाँ, अब ध्यान से देखो, सॉरी पॉइंट ए नहीं, पहले यहाँ से ओ से बी तक पहुँचेंगे। हम देखेंगे जब मटेरियल में धीरे 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 हम स्ट्रेस बढ़ाया तो ए पॉइंट तक आया, तो इलास्टिक लिमिट के अंदर है तो इलास्टिसिटी वहाँ पर बनी रहेगी। और ओ बी तक ये जो जोन दिख रहा है आपको, यहाँ तक आकर ये मटेरियल पूर्णतः क्या रहेगा, इलास्टिक रहेगा। तो हम कह सकते हैं ओ बी क्या है, इलास्टिक जोन है पूरा। मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा मटेरियल क्या है, इलास्टिक जोन है, और ओ से ए तक क्या है, इलास्टिक लिमिट है। तो आप देखेंगे ओ ए इलास्टिक लिमिट और ओ से बी तक क्या है, इलास्टिक जोन है पूरा। यहाँ पर जो भी मटेरियल रहेगा वो क्या रहेगा, इलास्टिक रहेगा। अब जैसे ही हम ए बी पॉइंट के आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे फिर धीरे धीरे क्या होगा, एकदम से स्ट्रेस क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। जब स्ट्रेस में चेंजेस आने लगते हैं, तो जैसे कि कोई भी मेटल है उसमें आप फोर्स लगा रहे हैं तो एक कंडीशन क्या होता है, उसमें चेंजेस आने लगते हैं या उसमें थ्रॉट बनने लगता है। तो थ्रॉट बनने की कंडीशन जब होती है जब स्ट्रेस एकदम से कम हो जाए या बढ़ जाए। तो यहाँ देखेंगे आप स्ट्रेस एकदम से कम हो रहा है, यहाँ से बी से सी पर स्ट्रेस कम हो रहा है और डी तक कम होते जा रहा है। कहाँ तक कम होते जा रहा है, डी तक कम होते जा रहा है। तो जहाँ पे स्ट्रेस ही कम हो रहा है, इन दोनों को क्या बोलेंगे, यील्ड पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहलाते हैं, यील्ड पॉइंट। सी को बोलेंगे हाई यील्ड पॉइंट और डी को बोलेंगे लो यील्ड पॉइंट। हिंदी में बोलते हैं पराभव बिंदु, पराभव बिंदु।
जहाँ पे स्ट्रेस का परिवर्तन होने लगता है। आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रेस एकदम सेम था, जितना स्ट्रेस बढ़ रहा था उतने स्ट्रेन बढ़ रहा था, और यहाँ पे देखेंगे आप स्ट्रेन तो बढ़ते जा रही, स्ट्रेस कम होते जा रहा है। तो इस चेंजेस को या इस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, यील्ड या पराभव कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहेंगे, पराभव बिंदु, जहाँ पे यील्ड पॉइंट एकदम से क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, सॉरी स्ट्रेस कम हो रहे हैं, और यहाँ पे प्रतिबल में परिवर्तन हो रहा है, उसे क्या कहा जाता है, यील्ड पॉइंट। तो दो होंगे, सी होगा उच्च पराभव बिंदु और डी होगा निम्न पराभव बिंदु, हाई यील्ड पॉइंट और लो यील्ड पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ आते हैं डी पॉइंट में। डी पॉइंट से आप देखेंगे कि ये मटेरियल का स्ट्रेस यहाँ से कंटिन्यू बढ़ा और एकदम मैक्सिमम स्ट्रेस तक पहुँच गया। आप देखेंगे यदि हम स्ट्रेस का ग्राफ बनाएं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस यही है ना, यहाँ से भी सबसे ज़्यादा स्ट्रेस ये है। तो हम कह सकते हैं ई पॉइंट को, पॉइंट ई को क्या कहेंगे, पॉइंट ई को कहेंगे, पॉइंट ई कहलाता है अल्टीमेट स्ट्रेस। क्या कहलाता है, अल्टीमेट स्ट्रेस। क्या कहलाता है, अल्टीमेट स्ट्रेस कहलाता है। यहाँ पर इस जो भी मेटल लिए हैं, जिस मेटल के लिए हम डायग्राम बनाए उसका ये क्या होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है। यहाँ इससे ज़्यादा ये फोर्स या स्ट्रेस लोड कैरी नहीं कर सकता। यहाँ पे आके इसमें क्या चालू हो जाएंगे, क्रैक्स आना चालू हो जाएंगे या मेटल टूटना चालू हो जाएगा। तो ये कहलाएगा अल्टीमेट स्ट्रेस या अधिकतम प्रतिबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अधिकतम प्रतिबल। कौन सा, पॉइंट ई। और एफ पॉइंट कहलाता है ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट का मीन्स कि ये जो एफ पॉइंट है, ये ब्रेकिंग पॉइंट है। यहाँ पे देखो अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद यहाँ पे क्रैक आना चालू होंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे स्ट्रेंथ तो आती रहेगी, मगर स्ट्रेस में चेंज होगा। स्ट्रेस में चेंज होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आके कंडीशन में ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक हो से टूट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डायग्राम है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी मटेरियल कितना ज़्यादा स्ट्रेस बेयर कर सकता है और कितना उसका मैक्सिमम स्ट्रेस या लोड केयरिंग कैपेसिटी है। तो आप देख सकते हैं, मान लेते हैं हम, ये एक माइल्ड स्टील है, इसमें मैंने फोर्स लगाया पहले ओ से ए जोन तक, फोर्स लगाया, स्ट्रेस बढ़ाया, देखेंगे अब स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ाया मैंने इसमें, स्ट्रेस बढ़ा, ये स्ट्रेस बढ़ा, और फिर ए पर लाके छोड़ दिया मैंने जो फोर्स था, तो वापस आ जाएगा। बी तक भी यही कंडीशन होगी कि ये इलास्टिक जोन में बना रहेगा। मगर जैसे सी और डी में पहुंचे तो ये हो जाता है प्लास्टिक जोन। कौन सा जोन हो जाता है, प्लास्टिक जोन। यहाँ पे डिफॉर्मेशन आना चालू होते हैं, परमानेंट डिफॉर्मेशन। मतलब यदि यहाँ पे परिवर्तन होगा तो परमानेंट परिवर्तन या एकदम स्थायी परिवर्तन होगा या परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा सीओडी में। सीओडी क्या है, यील्ड पॉइंट है। यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेस चेंज होना चालू होते हैं एकाएक। आप देखेंगे यहाँ से बी पॉइंट से तुरंत स्ट्रेस चेंज होना चालू होगा, किस पॉइंट में आएगा, सी। तो सी पॉइंट कहलाएगा यहाँ पे हाई यील्ड पॉइंट और डी पॉइंट कहलाएगा लो यील्ड पॉइंट। इसी को बोलते हैं प्लास्टिक जोन। क्या बोलते हैं, प्लास्टिक जोन। यहाँ पे मेटल स्थायी अवस्था में परमानेंट डिफॉर्म हो जाती है। फिर यहाँ से हम बढ़ाएंगे, डी से ई तक जाएंगे, तो डी से ई तक की जो लिमिट है वो कहलाएगी अल्टीमेट स्ट्रेस लिमिट, और ये ई पॉइंट क्या कहलाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस। यहाँ पे सबसे अधिकतम स्ट्रेस है इस डायग्राम का, इस मेटल के लिए। और एफ पॉइंट, एफ पॉइंट में आके कोई भी मेटल टूट जाएगी, तो यहाँ पे इसको कहेंगे ब्रेकिंग पॉइंट। इससे आगे इसका डायग्राम नहीं बनेगा। इसको हम बनाते हैं अल्टर, हाँ, इस डायग्राम का निर्माण होता है मटेरियल प्रॉपर्टी जानने में, और उसका मतलब कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से इसका डायग्राम बनाया जाता है। ये किसी मेटल्स के लिए, उसमें बार बार लोड या स्ट्रेस बढ़ाए जाते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं कि कब वो जाकर ब्रेक हो जाता है। तो आप देखेंगे ये था किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए। यदि मैं कह दूँ कि कास्ट आयरन, कास्ट आयरन ये इलास्टिक मेटल है, इलास्टिक मेटल के लिए इतना पूरा डायग्राम बनेगा। यदि मैं कास्ट आयरन की बात करूँ, जो ब्रिटल मटेरियल होता है, भंगुर धातु, ब्रिटल मटेरियल, भंगुर धातु के लिए ये डायग्राम इतना होता है, बस यहाँ तक इलास्टिक लिमिट तक बना होता है, ओ से ए और बी तक ही ये डायग्राम बना होता है। क्यों, क्योंकि इसके आगे भंगुर धातु ऐसी होती है जिसमें ज़्यादा फोर्स लगाने पे वो टूट जाती है, तो इसके आगे ये डायग्राम नहीं बनेगा। तो आप इसको भी बना लीजिए और ये भी बना लीजिए। तो आप देख सकते हैं ओ ए इलास्टिक लिमिट, ओ बी इलास्टिक जोन होगा, फिर होगा सी पॉइंट हाई यील्ड पॉइंट और लो यील्ड पॉइंट। बता चुके हैं क्या होती है यील्ड पॉइंट। ई होगा अल्टीमेट स्ट्रेस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ब्रेकिंग पॉइंट। एफ ये होता है माइल्ड स्टील के लिए या माइल्ड मटेरियल्स के लिए, जो सॉफ्ट धातु होती है उनके लिए। बट ये जो डायग्राम है, जो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं, भंगुर धातु होती है जिनमें ज़्यादा फोर्स लगाने में वो टूट जाती है, इसके टुकड़े हो जाते हैं, उनके लिए डायग्राम
खाली इलास्टिक लिमिट तक ही सीमित होता है, क्योंकि इसके आगे यदि स्ट्रेस चेंज करते हैं और जैसे जैसे स्ट्रेस चेंज करते जाएंगे हम, तो वो क्या होते जाएंगे, टूटते जाएंगे। तो यहाँ ही इसका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। तो ध्यान दें, या माइल्ड स्टील के लिए यदि पूछा जाए तो ऐसा डायग्राम बनाना है, और कास्ट आयरन या ब्रिटल मटेरियल या भंगुर धातु के लिए बनाना है तो हमको ए बी तक पॉइंट बनेगा, जहाँ तक इलास्टिक जोन होता है वहीं तक मटेरियल स्थायी रह पाता है, अदरवाइज टूट जाता है। तो ये होता है हमारा हुक्स लॉ और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि कहीं भी डाउट लगता है आपको कि कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको समझा दिया जाएगा फिर से। कि पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।